सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 17 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है, महाकुंभ की तरफ जा रहे दिल्ली से यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ का शिकार हुए और कईयों की मृत्यु भी हो गई है। इसके अलावा मस्क ने भारत को 2.1 करोड़ डॉलर का आवेदन रद्द किया है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि भारत में इलेक्शंस को लेकर भी अमेरिकी सरकार कुछ डोनेशन देती थी। राष्ट्रपति एलन मस्क ने नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकार कार्यदक्षता विभाग ने भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवंटित 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर सहित व्यय में सिलसिलेवार कटौती की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को नए सरकारी कार्यदक्षता विभाग का प्रमुख चुना था। शासन ने सुधार और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए विभाग में शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट ने इस कटौती की घोषणा की। विभाग ने कहा कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मुद्दों पर खर्च किए जाने वाले थे। मतलब असल में हुआ क्या था, एलन मस्क साहब ने जो उनकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, एक नया विभाग बनाया है डोज के नाम से, इस पे शेयर करा लिस्ट पूरी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिकी डॉलर्स जो हैं वो किन किन देशों को दिए जा रहे हैं अलग अलग नामों के अंदर, कहीं राहत के रूप में, कहीं राजनीतिक सपोर्ट के रूप में। और ये कहा कि अगर हम इन्हें कट कर देंगे तो हमारे डॉलर जो है, हमारा जो टैक्स पेयर का मनी है अमेरिका में, वो बच जाएगा। उसमें भारत का नाम भी था। मुझे तो आज पता लगा कि भारत में चुनावों में भी योगदान अमेरिकी डॉलर का हो रहा है, अमेरिकी फंडिंग का हो रहा है मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। पहली बार सुना। आगे देखते हैं। अगला आज के संपादकीय रहेंगे इस क्रम में, सख्ती के बावजूद जवाबदेही जरूरी और विस्थापन और प्रवासन की पीड़ा। सख्ती के बावजूद सहकारी बैंकों को अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने अब लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ये भी आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। अब ये न्यूज़ में अचानक से कैसे आ गया है? असल में ये कोऑपरेटिव बैंक है जो कि बंद हो गया और लोगों का पैसा फंस गया उसमें। निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग अपनी ज़रूरतों में कटौती कर बेटी की शादी, बच्चों की शिक्षा के लिए इस भरोसे में अपनी छोटी पूंजी जमा करते हैं ताकि समय आने पर उसका सदुपयोग करेंगे। मगर सहकारी बैंकों में जिस तरह आए दिन गबन और घोटाले सामने आ रहे हैं, उसमें उनका विश्वास डगमगा गया है। सच्चाई है कि इन बैंकों से कर्ज लेकर कुछ शातिर गायब हो जाते हैं और कभी कभी तो प्रबंधक ही धांधली कर गरीबों को जमाराशि डकार जाते हैं। रिजर्व बैंक ने सख्ती के बावजूद सहकारी बैंक अपने आय ब्यौरे में गड़बड़ियां करते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए के गबन को बाद एक बार फिर ये साबित हुआ है कि सहकारी बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। हालांकि रिजर्व बैंक ने बड़े बड़े कदम उठाकर और कई पाबंदियों लगाकर संकेत दिया है कि वह ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। असल में बैंक ने कहा कि भाई हम पे तो पैसे बचे ही नहीं अब। चिंता की बात है कि सरकारी बैंक में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। ये बैंक अपने बड़े कारोबार दर्शाकर आम नागरिकों को पैसा जमा करने और अधिक ब्याज का प्रलोभन देते हैं। हालांकि इन बैंकों के नियमन और निगरानी की व्यवस्था है, फिर भी इन संचालन से जुड़े कर्मचारी और प्रबंधक अनियमितता का गबन कर सरकारी भवनों का ठेस सरकारी भावना को ठेस बजाते हैं। देखिए, बीते के सालों से सबसे ज़्यादा जो धोखा हुआ है लोग कस्टमर के साथ बैंकिंग में, वो कोऑपरेटिव बैंक्स में ही हुआ है। ये कोई नई खबर नहीं है। आप गूगल कर लीजिए, आपको पिछले कई सालों की खबर, पिछले 10 साल में आप देख लेंगे तो मेजॉरिटी अगर धोखेधड़ी की धोखाधड़ी की खबरें आपको मिलेंगी तो वो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड ही मिलेंगी। ये पूरे पूरे बैंक ही दिवाली हो गए हैं या फिर बैंक भाग गए हैं, लोग अपना पैसा निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ये खबरें आपको ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक में मिलेंगी। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक पे इतना लोगों को ट्रस्ट होता भी नहीं है। लोग प्रेफर करते हैं कि या तो कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो बड़ा, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा, या प्राइवेट बैंक हो फिर भी एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक वगैरह हैं। इसको चेंज करने के लिए ही आरबीआई ने प्रयास करा था कि लोग कोऑपरेटिव बैंक की तरफ भी जाएं। इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स में कई लुक्रेटिव स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती थी, जमा जमा करने के लिए पैसा वगैरह, इंटरेस्ट रेट लोन्स पे और सेविंग्स पे। ये प्रयास करे गए थे, मगर जो कोऑपरेटिव बैंक के आए दिन ये खबरें आ जाती हैं, अचानक से बंद हो जाना, लोग का पैसा फंस जाना, ये खबरें बहुत ही बड़ा एक एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करेंगी कोऑपरेटिव बैंक्स के डेवलपमेंट को लेके। वो भी ऐसे समय में जब आरबीआई खुद अपनी पॉलिसीज़ में चाह रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स का विकास हो और मुख्य धारा के लोग भी, शहरी लोग भी इसके साथ जुड़ें। अगला
अगला लेख है जवाबदेही ज़रूरी, राजनीतिक दलों को भी सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से उठती रही है, मगर पार्टियां इस तर्क पर इसका विरोध करती रही हैं कि इस तरह लोग उनके हर गोपनीय फैसले, हर कदम के बारे में भी जानकारी मांगना शुरू कर देंगे। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधि कानून के तहत होता है। उन्हें सरकार का ऐसा नहीं माना सकता कि उनके हर फैसले के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मसले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। उसने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और 6 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि इस संबंध में वे अपने तर्क पेश करें। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी 2013 में कहा था कि राजनीतिक पार्टियों का कामकाज सूचना अधिकार कानून के दायरे में आता है। देखिए, ये तो है, आरटीआई में लगभग पूरा देश आता है आज की तारीख में, तो राजनीतिक पार्टियां क्यों ना आए, जब उनका जो वर्क है वो पूरे देश को इन्फ्लुएंस करने का है। पार्टियों के कामकाज में पारदर्शिता का सवाल जब गाढ़े रूप में उठाया जाने लगा था, तब चुनावी चंदे को लेकर शक पैदा हुआ था। चुनावी चंदे के संबंध में सरकार के नए नियम बनाए थे कि उसके ब्यौरा नहीं मांगे जा सकते। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हुई थी, कितना कितना छुपा के रखा सब चीज़ें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो ऐसा पार्टियों में क्या है, जबकि सबसे ज़्यादा देश को इन्फ्लुएंस यही करती हैं। वहीं पे देखिए, छोटे मोटे कारोबारी होते हैं, वो छोटे मोटे कारोबारी अगर मान लीजिए कोई चीज़ छुपा भी रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ सरकार को नहीं दिखा रहे होते हैं, टैक्स वगैरह छुपा रहे होते हैं, तो वो कितना नुकसान कर देंगे अर्थव्यवस्था को। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में 0.% कितनों का नुकसान कर देंगे। गिने चुने कुछ एम्प्लॉयज़ का, गिने चुने कुछ शेयर होल्डर्स का, गिने चुने कुछ अदर पार्टीज़ का जो कारोबार में है, उनके पीछे सरकार के इतने सारे कानून होते हैं कि सरकार पीछे पड़ जाती है। रेड्स पड़ती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे चलते हैं वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाता है बेल लेने के लिए उन्हें। मगर राजनीतिक पार्टियों के चंदे से लेकर उनके कार्य शैली से लेकर उनसे जवाबदेही तो कुछ है ही नहीं। जबकि राजनीतिक पार्टियों का इन्फ्लुएंस सबसे देखा जाए तो देश में अधिक है। तो ये जनता को जानने का अधिकार है कि अगर उनका इन्फ्लुएंस देश में पॉलिसीज़ में सर्वोच्च है, जो कि सच बात है, तो क्या वो किसी चीज़ से आर्थिक रूप से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हैं, या कोई आर्थिक दबाव से। बहुत ही बढ़िया, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं अगले संपादकीय की ओर। अगले संपादकीय विस्थापन और प्रवासन की पीड़ा। विजय जयप्रकाश त्रिपाठी साहब लिखते हैं, जब विस्थापन और भुखमरी ऐसी कोई परिस्थिति लोगों को अपनी जड़ों से बिछोड़ने की विशेष करती है, तो वैश्विक प्रतिक्रिया हमेशा उन्हें बचाने की होती है। मगर वर्तमान में हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। दुनिया में जबरन विस्थापितों की संख्या 8 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इनमें 4 करोड़ 80 लाख तो अपने देश में ही विस्थापन के दिन काट रहे हैं। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 27 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 27 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। ये विस्थापन और भूख के मोर्चे पर एक साथ जूझ रहे हैं। और सोचिए, ये माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन है एक तरीके से देखा जाए तो। जलवायु आपदा, भूकंप, हिंसा, झड़पें, युद्ध, महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सूखा, बाढ़ के चलते दुनिया में विस्थापितों की संख्या 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है। या सोचिए कि ये आंकड़े विस्थापन ने कैसे भयावहता और बदसूरती बयान कर रहे हैं। सीरिया के विस्थापित लोगों की चुनौतियां अब जटिल नागरिक संघर्ष में बदल गई हैं। यूक्रेन के कुल विस्थापित 1 करोड़ 13 लाख लोगों में से 50 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। कई देशों में देखिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं राजनीतिक समस्याएं हैं। वेनेजुएला में आर्थिक मंदी चल रही थी देखा जाए तरीके से। वेनेजुएला के विस्थापित लोगों में 23 लाख भूख के गंभीर स्तर का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल आर्थिक मंदी चल रही है वेनेजुएला में, तो बच्चे तेजी से भूख और कुपोषण के कारण मर रहे हैं। दक्षिण सूडान के विस्थापित 45 लाख लोगों में 22 लाख विस्थापन की ज़िंदगी बिता रहे हैं। सूडान में देख लीजिए, सूडान, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, युद्ध, उत्पीड़न या पर्यावरण आपदा से बचने के लिए एक पल की सूचना पर लोगों को घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लगभग 9 करोड़ लोग ठीक से समझते हैं कि वह क्षण कैसा लगता है। इनमें से ज़्यादा शरणार्थी हैं जिन्हें सुरक्षा, भोजन और नौकरी की तलाश में अपना देश छोड़ना पड़ा है। सीमा पार विस्थापितों में से 2/3 लोग सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार के हैं।
विशेषकर देखिए इन देशों से ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएँ भी हैं। हर परिवार इस समय देश से और विश्व में कई देशों में कई राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। पलायन, विस्थापन उनकी मजबूरी बन गई है। विश्व में विस्थापित शरणार्थी शिविरों के अनुभव बताते हैं कि लगातार दशकों तक निम्न गुणवत्ता वाले भोजन करने से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं। भोजन की असुरक्षा का सामना करने पर वे स्थानीय परिवारों और समुदायों से भोजन मांगते हैं। कई जगहों से तो ऐसी भी सूचनाएं हैं कि खाद्य आपूर्ति खत्म हो जाने और अगली फसल आने के समय के बीच भूख मिटाने के लिए उन जंगली फलों पर निर्भर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ भी खा लेते हैं, जो मिल जाए खाना पड़ता है, मजबूरी होती है। विस्थापन 3,000 से अधिक परिवारों का एक सर्वेक्षण बताता है कि जीवित बचे रहने की कोशिश में वह खाद के लिए मुर्गियों, बकरियों और गाय बेचकर पैसे जुटाते हैं। जो हो पाता है, लोग अपना जीवन निकालने के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं। इधर से रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 23 में भारत में करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। 5 लाख लोग। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC का सूचना के मुताबिक वर्ष 22 के अंत में करीब 7 लाख लोग विस्थापित हो चुके थे, जिनमें ज़्यादातर पूर्वोत्तर असम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा के हैं। देखिए, जो ये वही क्षेत्र हैं जो अभी किसी न किसी तरीके से संकटग्रस्त हैं, राजनीतिक रूप से, आतंकवाद की वजह से या आर्थिक रूप से। डाउन टू अर्थ डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के दावा करते हैं कि संघर्ष और हिंसा के कारण लगभग 85 लोग विस्थापित हुए हैं। 85 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। भारत में आंतरिक विस्थापन के कारणों की प्रकृति, आवृत्ति और सीमा इतनी भिन्न है कि इनकी निगरानी करना बहुत कठिन है। दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक संस्थान के अनुसार ये संख्या 2 करोड़ 13 लाख है, तो वैश्विक DIB परियोजना के अनुसार ये संख्या 30 करोड़ 90 लाख है। बहुत ही चिंताजनक आंकड़े हैं। बहुत ही बढ़िया लेख है। मतलब मैं बहुत लंबे समय के बाद माइग्रेशन और रेफ्यूजी क्राइसिस को लेके इतना बढ़िया आर्टिकल देखा कि कई देशों की वर्तमान स्थिति को हमारे सामने रखने का प्रयास करा गया। और भारत में भी 85 लाख लोग विस्थापित हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। और सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि समय रहते इनको वापस से इनकी जगह पहुंचाया जाए, और विशेषकर जिन जिन कारणों की वजह से इन्हें जाना पड़ा है, जो पॉइंट्स हैं, उस पे भी सरकार काम करे। आगे बढ़ते हैं आज के वाकई आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर और देखते हैं विश्व में क्या क्या चल रहा है। भारत का एक और अमरीकी सॉरी भारत में अमेरिका का एक और विमान आया है। और ये विमान भारतीय जो अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे थे उन्हें लाया है। तो की बात है, आज भी हथकड़ी और बेड़ियों में आए हैं। खेल जगत में और इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सत्र 22 मार्च से कोलकाता में पहला मैच होगा। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीकली करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़िएगा जाके, हमने उसके लिए आपके लिए ब्लॉग बनाया है, वीकली करंट अफेयर्स अपलोड कर दी है। इस पिछले हफ्ते की करंट अफेयर्स आपको जानने को मिलेगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।